जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अब समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, यानी कि चुनिंदा दिन बचे हुए हैं और चुनिंदा घंटे बचे हुए हैं। अब जो भी होगा इस युद्ध में, जो भी शामिल होगा, वो सब का सब आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यानी कि मैं आपको ऐसा मॉडल पेपर करवाऊंगा कि सिलेक्शन आप लिख कर ले लीजिए, और ऐसा आपको जो तैयारी होगी कि पेपर एक बार में आपका क्रैक होने वाला है। तो अगर आप पहले कहीं से भी पढ़े हुए हैं तो इस चैनल से आप लोग पढ़िए जब तक आपकी परीक्षा है। अगर आपकी सिलेक्शन ना हो तो आपसे मुझे शिकायत करना, ठीक है। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, फिर करंट अफेयर, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। यानी कि आपके लिए रियल एग्जाम में जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाएंगे, उन सभी टॉपिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपने तय कर लिया है कि इस बार सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है, तो इन सभी सवालों को आप लोग देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा कि हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सत्य नडेला के द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हिट रिफ्रेश पुस्तक। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे। यानी कि उसने अपनी परीक्षा को तरजीह नहीं दी। उन्होंने किसको तरजीह दी? उन्होंने असहयोग आंदोलन को ज्यादा प्राथमिकता दी। तो उनका नाम जयप्रकाश नारायण था। ये क्वेश्चन डिक्टो आपसे पूछा जाएगा, ये कई बार पूछा जा चुका। उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सलाह दी गई थी, मुझे बताइए। तो किनको किनको यहाँ पर? राम प्रसाद बिस्मिल, असाफ उल्ला खां, वीर सावरकर और वासुदेव चपेकर। या यहाँ पर आंसर आपका जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है। तो साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए 40,075 किलोमीटर ही पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य तब प्राप्त होता। तो किस पर प्राप्त होता है? ये आपका भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, मनीला के साथ है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला में है। उसके बाद देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है, यानी कि इसे किसे कहा जाता है? विश्व का कॉफी पोर्ट, इसे सेंटोस को बोला जाता है। किसको? सेंटोस को ही विश्व का कॉफी पोर्ट बोला जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद है। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है, इसको ये अधिकार है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 21 कहता है। कौन? 21 अनुच्छेद कहता है। ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सभी के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, और सभी के सभी सवाल आपकी पूरी जो है मॉक टेस्ट के अनुभव पर आधारित है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। और जब मेरा मतलब कोई काम बहुत दिनों या कई सालों से मतलब हो रहा हो तो उसमें बहुत ज़्यादा अनुभव मिलता है, और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकल कर आते हैं, और वो जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो रियलिटी में निकल आते हैं। तो मैं कहूँगा ये सारे के सारे अनुभव पर आधारित हैं, जो है एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है। लेकिन आप अपने शिफ्ट पर देखिएगा कि ये रियलिटी में बदलेंगे यही क्वेश्चन। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, इसके दायरे में क्या नहीं आता, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आपकी पसंद से विवाह आप कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। आप विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। लेकिन आपको मृत्यु दंड का अधिकार नहीं, यानी कि आपको खुद आप मृत्यु नहीं दे सकते हैं, मृत्यु दंड नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के आंसर ए सही था। उसके बाद राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त होती? तो यानी कि जितने भी सदस्य, यानी कि कुल सदस्यों के संख्या की 1/6 भाग को मनोनीत करने की संख्या को यहाँ पर राज्यपाल को शक्ति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण कर लेता। तो किसकी जरूरत पड़ती है? यहाँ पर राज्यपाल की जरूरत पड़ती है। विधानमंडल की बात की गई है तो राज्यपाल जो है ये विधानमंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक ये राज्यपाल के अनुमति के बाद ही अधिनियम को रूप लेता है, अधिनियम का स्वरूप लेता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो ये बात साथियों कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 356 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 356 का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। अगला देखिए, कह रहा कि कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? युद्ध की स्थिति आपका है और सशस्त्र विद्रोह ये भी है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति ये आपका कुल मिलाकर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि रजत को दीर्घ दृष्टि है, यानी कि उसको दूर की चीजें तो दिख रही हैं लेकिन निकट की चीजें नहीं दिख रही। तो रजत को दीर्घ दृष्टि है, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देंगे? उसको बाइफोकल लेंस कहेंगे, यानी कि अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या उत्तल लेंस। तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए साथियों, उत्तल लेंस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर उसको कहेंगे कि उत्तल लेंस का आप इस्तेमाल करिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और यहाँ पर विनियमित किया जा सकता? तो किसके द्वारा? ये साथियों आपका पुतली के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली के द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक था? यानी कि वीणा बजाने का साथियों किसको शौक था? तो यहाँ पर समुद्रगुप्त को शौक था वीणा बजाने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे बोला जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर साथियों आप लोग देखिए किसको बोला जाता है, आपको मालूम होना चाहता है, गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का ही स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहा कि यहाँ पर जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा साथियों? अब यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो यहाँ पर आपका रविंद्र जडेजा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा ही आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर में शीर्ष यानी टॉपर पर रहे हैं। अगला देखिए, यहाँ पर आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया? तो किसकी अगर बात करें तो क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? तो यहाँ पर विराट कोहली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से जीके के क्वेश्चन, और तकरीबन मेरा मानना है कि 40 सवाल जीके के आएंगे और 40 और तकरीबन आपके जो है 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे। तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर के भी देख लेंगे। तो इस सवाल को आप लोग ध्यान कर लिए कि आईसीसी ने विराट कोहली भारतीय जो खिलाड़ी हैं जिस पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि जो है बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया? तो मैं कहूँगा यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बर्ड ईगल को बनाया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कह रहा कि मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो क्या साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा? मालडोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनिका जैन को मालडोवा राजदूत का नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो भारत ने मलेरिया की मामले में यहाँ पर 97% की कमी हासिल की है, 97% की कमी हासिल की है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आगरा में किया गया है, लखनऊ में किया गया या गोरखपुर में किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन यहाँ किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ? तो यहाँ पर अगर बात करें अपने भारत देश की बात चल रही है, यानी कि अपना भारत देश ही 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो वित्त मंत्रालय में यहाँ पर राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अरुणीश चावला को नियुक्त किया गया। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अरुणीश चावला को किया गया है। साथियों देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, मेरा काम वो सिर्फ वो क्वेश्चन करवाना नहीं, मेरा काम वो सिर्फ आपको वो क्वेश्चन याद करवाना है। क्या? वो क्वेश्चन को आपको लर्न करवाना भी है, आपके मनोमस्तिष्क में वो सवाल स्टोर भी करना है, आपके मनोमस्तिष्क में वो क्वेश्चन फीड करना भी है। ये सारा मेरा काम है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बस आपका एक काम ये है कि आप पूरे धैर्य के साथ इस सेशन को टिल एंडिंग तक देखिए।
यानी कि पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आप जो पढ़ते हो, वो आपको याद हो जाता है ऑटोमेटिक। और आज आप ये तैयारी कर रहे हो, चंद्र दिन बाद, चंद्र घंटे के बाद जब आपका पेपर होगा, तो जब यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो आप साथियों बहुत इजी से आंसर कर लोगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि 4-5 महीने के बाद एग्जाम है, चंद्र घंटों के बाद आपका एग्जाम है। तो ये चीज़ें आपको याद है, बस फटाफट आपको इसको देखना है और इन सभी चीज़ों को ऐसा मानिए कि आपको याद हो जाए, तो वाकई में वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ चटर्जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कहाँ पर पहली वाइन उत्पादन इकाई की शुरुआत की गई? तो कहाँ पर की गई है? ये आपकी उत्तराखंड में की गई। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए रीजनिंग एक ऐसा गेनिंग सब्जेक्ट है जहां से आप सबसे ज्यादा नंबर साथियों अचीव कर सकते हो, यानी कि 35 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। अगर एक आध क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो कम से कम 33-34 आप कर ही सकते हो, लेकिन हर एक चैप्टर पर आपकी कमांड होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन के लेवल पर आपकी कमांड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो इन सभी सवालों को देखिए, और यहाँ तक नहीं तो इसके आसपास स्कोर तो आप लोग जरूर करिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए सवाल है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। कह रहा है कि ए से जेड तक के वर्णमाला अक्षर एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, जैसे कि ए को जेड लिख सकते हैं, बी को वाई लिख सकते हैं, सी को एक्स लिख सकते हैं, डी को डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार सर्टिफाइड को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखिए, सी को एक्स लिखा गया तो यहाँ पर आपका एक्स आ जाएगा। ई की अगर बात करें, ई को ध्यान रखना है आपको, LOVE, यानी कि एल का अपोजिट होता है वो, और ओ का अपोजिट होता है OL, और वी का अपोजिट ई, और ई का अपोजिट वी। तो इस प्रकार ई आया है, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। आर है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यानी कि ये एक होता है आपका शर्ट और एक होता है आपका गैस। तो यहाँ पर ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए, तो जी का अपोजिट टी और आई का अपोजिट आई का अपोजिट आर और एच का अपोजिट एच। तो यहाँ पर आर का अपोजिट आई है तो यहाँ पर आई आ जाएगा। उसी प्रकार टी का अपोजिट जी है तो जी आ जाएगा, तो जी यहाँ पर आएगा। तो आई की अगर बात करें, आई का अपोजिट आर हो जाएगा। एफ की अगर बात करें तो उफ आप लोग याद रखेंगे, यू का अपोजिट एफ हो जाएगा, यानी कि एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ई का अपोजिट मैंने आपको बताया वी हो जाएगा, और यहाँ पर डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। तो आपको देखना है ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, XVIGRUREW। तो ये कहां पर लिखा हुआ है? ये आपका ऑप्शन नंबर वी में लिखा हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर वी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाई बी की माँ है, बी का विवाह सी से हुआ है, एक्स सी का पिता है, एक्स का इकलौता पुत्र जे है, और के जे की इकलौती संतान है। तो कह रहा है बी का जे से संबंध क्या है? अब इस टाइप के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है, यानी कि जैसा जैसा क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसे वैसे आपको चलना होता है। कहा जा रहा है कि वी की माँ वाई है, तो वी की माँ आपकी यहाँ पर वाई हो जाएगी, माँ है तो माइनस लगा देना। बी का विवाह सी से हुआ है, तो यानी कि वी का विवाह सी से हुआ है। जब ये डबल लाइन देखो ना, तो यहाँ पर आपस में पति पत्नी, यानी कि एक्स सी का पिता है, यानी कि सी का पिता कौन हो जाएगा? सी का पिता एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा कि एक्स का इकलौता पुत्र जे है, यानी कि एक्स का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? जे हो जाएगा, यानी कि ये पुत्र हो जाएगा, और ये जाहिर सी बात है ये पुत्री हो जाएगी जब एक्स का इकलौता पुत्र है। उसके बाद जे की इकलौती संतान के है, तो जे की इकलौती संतान कौन है? के हो जाएगी। तो कह रहा है कि बी का जे से क्या संबंध है, यानी कि जे क्या कहेगा बी को? तो ये कौन है? ये बहन है। क्या ये बहन है? और बहन के पति को क्या कहा जाता है? तो बहन की पति को जीजा कहा जाता है। तो कुल मिला के जीजा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। टी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 15 आ गया, और आपको बताना है कि अगले यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद यहाँ पर 105 आना चाहिए, फिर 384 आना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको बताना है कि क्या लॉजिक लगा हुआ है।
अब आपके एग्जाम में तकरीबन 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नंबर सीरीज के, तो आप बहुत ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। कह रहा कि 1 से 2 हुआ कैसे, और 2 से 3 हुआ, एक यहाँ पर बढ़ा, लेकिन 8 से सीधे 15 हो गया, तो ये कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही, तो अगर हम लोग 1 से 3 बनाएं और 3 से 5 बनाएं, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर 1 की गुणा 3 से करें तो 3 बन जाएगा, 3 की गुणा 5 से करें तो 15 हो जाएगा। और उसी प्रकार 2 की गुणा अगर हम लोग किससे करें, 2 की गुणा हम लोग 4 से करें या यहाँ से करें, यानी कि 1 सेकंड थोड़ा वेट कर लीजिए, या हम लोग कहाँ से चले, 1 की गुणा किससे करें, 3 की गुणा, तो ये आपका लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चेंज करें कि इससे आसान आपको ये मिल जाएगा। क्या, अगर हम लोग 1 की गुणा यहाँ से चलें, 1 की गुणा हम लोग 3 से करें और 3 की गुणा हम लोग 5 से करें, तो यहाँ पर यहाँ से इसकी ये मिल जाएगा। 15 की गुणा हमें किससे करना चाहिए, 15 की गुणा हमें एक तरीके से 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी कि पहले 3 से गुणा की गई, फिर 5 से, फिर 7 से। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे 4 की गुणा किससे करेंगे, 2 की गुणा 4 से करेंगे और 8 बन जाएगा। और 8 की गुणा हम लोग किससे करें कि यहाँ पर अब आपको बताना है। चलिए, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है 2 2 बढ़ रहा है इसमें, तो 2 इसमें भी बढ़ाओ, यानी कि 6 आ जाएगा। तो 8 छंग कितना, 48 हो जाएगा। तो ये आपका 6 छंग 36, 6 8 48, यानी कि 48 आपका आना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इसकी गुणा 8 से करते हैं तो 384 आ जाता है, तो हमारा यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 हटाएं 64, 4 8 32, और ये आपका 6 38, यानी कि बिल्कुल ये आपका 384 आ गया, यानी कि यहाँ पर 48 ही आएगा, और 48 आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक महाविद्यालय में 45 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान, 45 नहीं 15 है, तो ये आपका मिलाकर, उसके बाद कुल मिलाकर यहाँ पर कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं और 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान का पढ़ते हैं। 12 और विद्यार्थी जो कि केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। अब ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा, सबसे इजी हो जाएगा। अब जो जो कहा जा रहा वो करते जाइए। एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो ये मान लीजिए साथियों क्या हो गया, ये आपके मनोविज्ञान वाले छात्र इसके अंतर्गत आए। और एक तरीके से बात करें, क्योंकि मनोविज्ञान और इतिहास ये तो साथियों इतिहास वाले छात्र आ गए, यानी कि इतिहास भी पढ़ाते हैं, मनोविज्ञान भी पढ़ाते हैं। कितने छात्र, 15 छात्र। तो मैं कहूँगा यहाँ पर 15 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और उसके बाद कह रहा है कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं, कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं। जब यहाँ पर 15 लिख दिया तो हमें 7 लिखना चाहिए, क्योंकि 15 + 7 ये 22 हो जाएगा। और उसके बाद 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं। जब 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं और 15 विद्यार्थी यहाँ पर हो गए, तो कुल मिला के और 17 विद्यार्थी होना चाहिए। तो 17 और 15 32 ही होते हैं, यानी कि 12 और विद्यार्थी जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। तो मान लीजिए साथियों भौतिकी हम यहाँ पर बना लेंगे, भौतिकी का अध्ययन करते हैं कितने, यानी कि क्या लिखा हुआ, 12 विद्यार्थी। केवल 12 विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान और इतिहास नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का कुल संख्या कितना, यानी कि केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पर कि इतिहास 7 लोग पढ़ते हैं और भौतिकी 12 लोग पढ़ते हैं, कुल मिला के 19 ऐसे छात्र होंगे जो इतिहास और भौतिकी अध्ययन करते होंगे। यानी कि केवल इतिहास वाले भैया ये हो जाएंगे और केवल भौतिकी वाले ये हो जाएंगे। तो कुल योग पूछा गया है, 19 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पर अगर बात करें ये आपका 12 है, 30 है, उसके बाद 18 है, और उसी प्रकार 18 है और 45 है, यहाँ पर 27 है, और उसी प्रकार उसके बाद यहाँ पर 24 है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, और यहाँ पर फिर 24 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा हुआ है एक बार देखकर मुझे बताइए। यहाँ पर अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 12 और 18 को जोड़ दिया जाता है तो ये 30 नंबर बन जाता है।
18 और 27 को जोड़ दिया जाता है तो ये 45 नंबर बन जाता है, यानी कि 24 और 24 को जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, सिंपल सा। और 48 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, उनके मजे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 70 है, फिर 66 है, फिर उसके बाद 58 है, फिर आपका 46 है, फिर आपका है 30, और फिर आपको बताना है नेक्स्ट वाले नंबर पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है देखकर मुझे बताइए। सिंपल सा लॉजिक, अगर 70 से 66 पर आते हैं तो -4, और 66 से 58 पर आते हैं तो 8 हो जाएगा, और 58 से 46 पर आते हैं तो -12 करना पड़ेगा, और 46 से 30 पर आते हैं तो यह -16 करना पड़ेगा। तो यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 का पहाड़ा बनना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब 30 में से 20 घटाओगे तो यहाँ पर 10 ही तो बचेगा। तो 10 क्या ऑप्शन में कहीं पर है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। इसलिए सही जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि 5 व्यक्ति ABCDE और एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हो। तो एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे होंगे तो 1 2 3 4 और 1 5, इन सब का मुख किस तरफ होगा? तो इन सब का मुख इस तरफ होगा, यानी कि पश्चिम की तरफ। अब कहा जा रहा है ए और बी एक साथ बैठे होंगे कहीं पर, और सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है, यानी कि सी की बात करें तो सी यहाँ पर बैठा है। डी उत्तरी सिरे पर बैठा है, यानी कि डी यहाँ पर बैठा है। और उसके बाद बी और सी के बीच में कौन बैठा है? ई बैठा है। तो बी और सी के बीच में ई बैठा है, ये आपसे कुल मिलाकर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर होगा, और बी और सी के बीच कौन बैठ जाएगा? ई, और बचा ए यहाँ पर आ गया, ए बी सी डी और ई, ये पांचों के पांच बैठ गए यहाँ पर। और कह रहा है कि दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? 1 2 3, यानी कि बी बैठा है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए। अब आपसे जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेपर कोई ऊपर से नहीं बनकर आता, ये आपके एग्जामिनर बनाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाते हैं क्वेश्चन। और जो पिछले अभी कुछ दिनों पहले जो पेपर हुए थे 2019 से आगे के, तो उसमें जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम वही रिपीटेड कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा जाए जो ट्रेंड चल रहा हो, जैसे कि 2021-22 की अगर बात करें तो वहाँ पर वैसे सवाल आते थे, लेकिन अब 2025 चल रहा तो इसलिए थोड़े चेंजेस सवाल आते हैं। चैप्टर कुछ स्पेसिफिक ले लेते हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है तो उनसे मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ, उसी टाइप से क्वेश्चन करवाता हूँ। बस नंबरिंग वगैरह चेंज, कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो अगर आप ऐसे स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं तो ना मानना है कि आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, वरना पुराने तरीके से पढ़ते जाएंगे तो हर साल फॉर्म भरोगे, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत करोगे और लेकिन पेपर दोगे लेकिन सिलेक्शन नहीं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरे मन के साथ, लगन के साथ। जो काम लगन से करते हैं तो उसमें आप कामयाब हो जाते हैं। कह रहा अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि पूरब को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर को दक्षिण बोला जाए तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होगा? तो यहाँ पर भारत में सूर्य उदय तो पूरब दिशा में होता है, लेकिन यहाँ पर पूरब को क्या कहा गया है? पूरब को पश्चिम कहा गया है। तो हमारा जवाब जो होगा पश्चिम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सभी धागे पिन हैं। क्या सभी धागे पिन हैं? तो मान लीजिए ये आपके क्या हो गए? धागे हो गए। और सभी धागे क्या हैं? सभी धागे आपके पिन हैं। तो ये सभी धागे पिन हो गए, और कुछ पिन क्वेश्चन है। तो ये इतने पिन आपके क्या क्वेश्चन हो गए? ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कि कुछ क्वेश्चन पिन है, यानी कि कुछ क्वेश्चन पिन है, यानी कि इतने क्वेश्चन पिन हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कुछ पिन धागे हैं तो कुछ पिन धागे हैं, तो इतने पिन जो है धागे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है कि 6 दोस्त एक गोल मेज के घेरे में इसके केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। यानी कि एक गोल मेज है और 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 और 1 5 और 1 6 लोग बैठे हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि धीराज, प्रमोद और यहाँ पर पार्थिक के बीच में बैठा है, प्रियांशु, मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। प्रमोद के बाईं और बगल में लाया बैठी है। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि प्रमोद आपको आप कहीं पर बिठाल दो, प्रमोद को आप यहाँ पर बिठाल देते हो, तो पहली बात कहा गया है कि प्रमोद के कहाँ गया? प्रमोद के बाएं
और बगल में लाया बैठी है, यानी कि लाया यहाँ पर बैठेंगी। और उससे पहले कहा गया था, वो किधर गया कि प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे, यानी कि प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे। तो प्रमोद अगर वहां बैठा है तो मुकुंद यहाँ पर बैठेगा। अब एक बार सवाल को दोबारा से पढ़िए। कह रहा कि धीराज जो है ये प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा है, यानी कि प्रमोद और पार्थिव। अब देखिए पार्थिव अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो धीराज यहाँ पर बीच में नहीं आ पाएगा, लाया बीच में आएंगी। तो अगर हम लोग प्रमोद को यहाँ पर बिठा दें तो प्रमोद आपका यहाँ हो जाएगा और पार्थिव यहाँ पर। अगर पार्थिव यहाँ पर बिठा लें तो बीच में कौन आ जाएगा, धीराज आ जाएगा, बहुत इजी। तो ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है, तो प्रियांशु जो है ये मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है, यानी कि प्रियांशु यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, अब क्या सब कुछ हो गया, यानी कि पार्थिव के बाईं और बगल में कौन बैठा है, तो पार्थिव बाईं और बगल में धीराज बैठा, तो धीराज आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिए राइट आंसर बताइए। साथियों अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर को क्रैक करवाना ही मेरी जिद है। और मैं अपनी अगर जिद पर अड़ गया हूं तो ये जिद मैं आपको पूरी भी करके दिखाऊंगा। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए आप लोगों के जरिए से। अब आप पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बाजू वाला पढ़ेगा तो उसका हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बहुत मेहनत के साथ आप लोग तैयारी करिए। मौका अच्छा है, वैकेंसी अच्छी हैं, तो किसी संख्या के, और आरपीएफ कांस्टेबल की एक अच्छी मतलब पोस्ट होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, पुलिस वगैरह नहीं कि 12-12 घंटे की। आपकी ड्यूटी होगी 8 घंटे की, बहुत सुकून की जॉब। तो आपको स्टेशन पर जॉब करना होगा, अच्छी जॉब है कुल मिला के। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है। कितना है, 70 है। तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी संख्या मान लीजिए, वो संख्या आप क्या मान लेते हैं, वो संख्या आप लोग x मान लीजिए। अब कह रहा है कि अगर वो संख्या के 40%, यानी कि वो संख्या के 40%, ठीक है, और उसी संख्या का 30% का अंतर, यानी कि उसी संख्या के 30% का अंतर। अब देखिए क्वेश्चन को, किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%, यानी कि उसी संख्या के 30% का अंतर, यानी कि अंतर 30%, ये आपका कितना हो जाएगा अंतर, ये आपका 70 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पर हम प्लस में x आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका प्लस में आ जाएगा x, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, इन दोनों का अंतर है 70। तो कभी भी सवाल अगर इस टाइप से आ जाए, कैसे कि भैया कि इसी संख्या के 40%, तो इस संख्या के 40%, यानी कि वो इसमें जोड़ोगे तो भी, तो मेरे भाई वो असल में ही तो जोड़ोगे। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि 100 रुपये का 20%, यानी कि 100 रुपये का 20%, यानी कि 100 रुपये का 20% 20 हो जाएगा। तो अगर मैं कुल वैल्यू पूछूं कि 100 रुपये का 20% कितना होगा, तो वो भी बताओ और पिछली वैल्यू जो थी उसको भी बताओ। तो 100 ही तो बताओगे, यानी कि कुल मिला के 120। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर क्या रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाए, लेकिन 10 की x से गुणा होगी तो 10x हो जाएगा और ये 4x है, तो कुल मिला के ये आपका 14x हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा, माइनस ये 10x है, ये 3x है, तो कुल मिला के आपका 13x हो जाएगा, बटे 10 है, बराबर 70 है। अब 10 सेम है नीचे, तो ये एक बार में लिखेंगे, ऊपर 14x में से 13x जाएगा, x बचेगा, बराबर 70 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 70 आ जाएगा, यानी कि वो संख्या क्या थी, x बराबर 700 आ जाएगी और x बराबर आपकी 700 निकली है, तो 700 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा कि एक कार को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया था। कोविड-19 संक्रमण के कारण से 4 व्यक्ति 4 दिन के बाद कार छोड़कर चले गए और कार्य को पूरा करने 4 छोड़कर चले कार्य को, ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन, आप लोग छोड़कर चले गए ये होना चाहिए। अब कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की ये आपका कुल संख्या कितनी होगी, ये गए कि यहाँ पर आ गया खिसक कर। चलिए, यानी कि अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एक कार्य को पूरा करने 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया था,
8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया था। अब कह रहा कि इसमें होता क्या है, कह रहा कि कुछ कोविड-19 की वजह से 4 व्यक्ति 4 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। 4 व्यक्ति 4 यानी कि 4 दिन तक काम होता गया होगा। अब 4 दिन तक यानी कि 20 व्यक्ति कार्य करते रहे होंगे। अरे भाई 8 दिन तक 20 लोगों ने काम किया, 8 लोगों ने यानी कि 8 दिन तक 20 लोगों ने काम किया। तो ये तो 20 लोग जो 4 दिन तक तो काम करते रहेंगे, फिर उसके बाद ये 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए, यानी कि अब 16 व्यक्ति बचते हैं। और ये कह रहे हैं कि कार्य छोड़कर चले गए, तो अब कितने दिनों की आवश्यकता होगी काम को पूरा करने के लिए? मैं कहूँगा x दिनों की आवश्यकता होंगी। बस आपको इसको कैलकुलेट करना होगा और x का मान आपको निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, बराबर ये आपका 80 हो जाएगा, प्लस आपका ये 16x हो जाएगा, और ये आपका 160 इधर है, 80 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 160 में से 80, ये 80 बचेगा, बराबर 16x। x बराबर क्या हो जाएगा, 80/16, और 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो यहाँ पर यानी कि 80। तो ठीक है ना। अब यहाँ पर 80 कुल मिलाकर x बराबर कितना, 5 दिन निकल कर आएगा, 5 दिन निकल कर आएगा। ये बात आपको क्लियर होगी, कहेंगे बिल्कुल क्लियर। अब कह रहा कार्य को पूरा करने के लिए कुल आवश्यक दिनों की संख्या कितनी होगी? तो कुल आवश्यक दिनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। 4 दिन तो ये थे और 5 दिन ये थे, तो ये कुल मिला के आपका 5 दिन और ये 4 यानी कि कुल मिलाकर 9 दिन आपके आवश्यक दिनों की संख्या होगी। तो 9 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर x को निकाल लें, काम हो जाएगा। तो ये तो दिन बताओ, यानी कि कुल दिनों की संख्या पूछी जा रही। तो ये सवाल आप यहाँ पर देखिए, तो अगर ऐसे पूछा जाता है कि भैया जो यहाँ पर बाकी के जो लोग बचे हुए 16 व्यक्ति वो कितने दिनों में इसको पूरा कर पाएंगे, अगर ऐसा पूछा जाता तो वहाँ पर आंसर 4 हो जाता, सॉरी यहाँ 5 हो जाता, लेकिन कुल संख्या पूछी गई तो आंसर आपका 9 दिन हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम करते हैं। चलिए 1 सेकंड वेट कर लीजिए, थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करिए, ये आपका अब आपको अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा। यानी कि चलिए अब यहाँ पर क्लियर आपको होगा। तो अब आपको इसको सॉल्व करना, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। 3/4 है गुणा 1 सही 1/2 है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। 3/4 ये लिख लो, इसको सॉल्व करोगे 1 सही तो 2 एकम 2 और ये 3/2 आ जाएगा, यानी कि गुणा 3/2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, ये भाग है सॉरी, और ये आया क्या 4 दूना 8 और 1 9/4 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर भाग है, रूल ये कहता है कि भाग को गुणा में बदल दो और जो यहाँ पर उसको उल्टा पलटी कर दो, यानी कि इसके 4 दूना 8 और ये 9/4 आ जाएगा। तो आप 4/9 लिख दो, 4/9 लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद प्लस और ये देखिए 5 दूना 10 और ये 11 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये भाग आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब भाग आ गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 3 3 9 और ये 11 बटे यानी कि 11/3 हो गया। ये आपको गुणा में बदल लेना है और 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर भाग लगा है, ऑफ लगा है, तो ऑफ होता है गुणा, और भाग को तो सॉल्व करना नहीं, तो पहले ऑफ को सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व यानी कि कैलकुलेट कर लीजिए, इसको अगर कट करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इधर से, यानी कि 6 बच गया, ऊपर क्या बच गया, ऊपर 3 बच गया। इसको हटाएंगे 1/2 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 1/2 आ गया, यानी कि प्लस आपका 11/2 आ गया। भाग ये आपका कितना आ जाएगा, इसको जरा करिए, 11 दूना 22 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब 1/2 प्लस 11/2 भाग है, इसको गुणा में बदल लीजिए, इसको उल्टा पलटी करिए, यानी कि 15 यहाँ पर 22 आ जाएगा। इसको कट करिए, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1/2 प्लस 15 यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करिए। अब इसको जब आप कैलकुलेट कैसे करोगे, 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4 प्लस 15 दूना 30, और ये क्या आ जाएगा, ये आपका 4 दूना 8 आ जाएगा। अब इन सबको हटा देते हैं, ऊपर की जो वैल्यू थी वो आपके सामने थी, ऊपर की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, ये 34/8 हो जाएगा। अब इसके नीचे वाले को इस पूरे को सॉल्व करिए, यानी कि क्या आता है, अब यानी कि 4/5 लिखा हुआ है, और ये गुणा आप लगा दीजिए, और ये 7 दूना 14 यानी ये 15/2 हो जाएगा, और ये भाग और 3/4, यानी कि इसको ऑफ लगा है तो इसको सॉल्व ये करिए। इसको अगर कट करें तो 3 आ जाएगा, और इसको कट करेंगे दूना यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 6/1 आ गया गुणा में, यानी कि 4/3 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर
इसको यहाँ पर क्या करें, 6 चौक 24 बटा 3 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 और 24, यानी कि अब यहाँ पर 8/1 आ चुका है। अब ये भाग है ये बड़ा वाला, अब इसको 34 बटा में 8 कर दें और इस भाग को यहाँ पर गुणा में बदल दें, और यहाँ पर 8/1 है तो 1/8 यहाँ पर कर लें। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 34/64 यहाँ पर आ जाएगा। 34/64 ये आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा कट करें तो शायद हमें आंसर मिल जाए। थोड़ा सा कट कर लेते हैं, 2 से कट करें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तिया और ये दूना 17, यानी कि 17/32 कहीं पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु कितनी थी, 29 वर्ष थी। और 8 वर्ष पहले ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। कह रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप पहली लाइन को अगर सॉल्व करना चाहो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ए बी सी की औसत आयु 29 वर्ष है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी है, तो ये आपकी 29 वर्ष है, तो ये औसत आयु बनेगी, यानी कि ऐसे। अब आप जब तीनों के योग को 3 से भाग दोगे तो ये आपके तब ये कितनी हो जाएगी, तो अगर आप कहोगे कि ए और बी और सी की आयु का कुल मिलाकर योग कितना होगा, ये 29 की गुणा इस 3 से करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा कुल मिलाकर। अगर बात करें यहाँ पर ये 9 तिया 27, 3 दूना 6 और ये 7 8, यानी कि अगर आपसे मैं पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु का योग कितना है, और वर्तमान तो नहीं निकलेगी, लेकिन ये आपकी 6 वर्ष पहले की आयु निकल आई, यानी कि 6 वर्ष पहले ए और बी की कुल आयु का योग कितना था, 87 था। अब अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान आयु इनकी ज्ञात करना, तो ये 6 वर्ष पहले की आयु थी, 3 में 6 प्लस करो और इसमें 6 प्लस करो और सी में 6 प्लस करो, तो आपकी वर्तमान आयु निकल आएगी, यानी कि 6 तियाँ 18। अगर 87 में आप 18 जोड़ दोगे तो ए और बी और सी की वर्तमान आयु आपको पता चल जाएगी। तो आप कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 105 क्या हो जाएगी, ये तीनों की वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर ए और सी की बात करें तो ए और सी की आयु का योग देखिए 27 है, 27 की अगर आप 2 से गुणा करें तो 2 लोग हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 54। ये यानी कि 54 8 वर्ष पहले की आयु का योग निकलेगा। लेकिन अगर आप इनकी वर्तमान आयु निकालना चाहते हैं तो 8 इसमें प्लस कीजिए, 8 इसमें प्लस कीजिए, यानी कि इसमें 16 प्लस कर दीजिए, तो कितनी निकल कर आएगी, ए और सी की वर्तमान आयु का योग, यानी कि ये 10 हो जाएगा और ये 6 7 70 आ जाएगी। और यहाँ पर तीनों की आयु का योग ए प्लस बी प्लस सी आयु का योग हो जाएगा, 105 था। तो अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ए सी है और यहाँ पर ए बी सी है, तो अगर 105 में से 70 घटाओगे तो वो वी की आयु निकल कर आएगी, यानी कि 35 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, यानी कि वी की आयु हो जाएगी, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा भी यही गया था कि बी की वर्तमान आयु कितनी, तो 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिए इस सवाल को और राइट आंसर देने की कोशिश करिए। बिक्री कर सहित किसी वस्तु का मूल्य 772.8 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है। यदि दुकानदार ने 15% का लाभ कमाया तो बिक्री कर की दर कितनी है। तो यहाँ पर आपको ये बिक्री कर की दर बताना, तो यहाँ पर लाभ जितना दे रखा है, यानी कि लाभ की अगर बात करें तो लाभ आपका 15% का दे रखा है, और यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये आपकी 600 रुपये दे रखी है। और कह रहा है कि क्रय मूल्य पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है, यानी कि अगर हम लोग 600 का 15% निकालें तो कितना निकलता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, यानी कि 90 रुपये ये क्या होगा, एक तरीके से लाभ होगा। तो कुल मिला के ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 690 हो जाएगा, 690 हो जाएगा। ये बात आपकी क्लियर होगी। अब कहाँ यहाँ जा रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 772.8 है, तो यहाँ पर विक्रय की दर क्या होगी, यानी कि तो 772 में से 690 घटाओगे तो वही बिक्री की दर एक तरीके से निकल कर आएगी। तो कितनी है, 772 में से 772.8 में से आप 690 को जरा आप घटाइए, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर 8 और 2 ये कितना आ जाएगा बताइए जरा। तो ये आपका कुछ कितना निकलेगा, ये आपका 8 और ये यहाँ पर 2, यानी कि 82.8 निकलेगा। अब इस 82.8 को आप प्रतिशत में बदल लीजिए, नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा जो कि 690 था, इस जीरो को हटाएंगे, इस पॉइंट को यानी कि हटा देंगे, तो इन 2 जीरो से इन 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए। अब ये देखिए, अब अगर हम लोग इसकी 10 से गुणा करेंगे, तो ये 690 हो जाएगा, यानी कि 11 या 12 से गुणा करें, देखिए कितना आता है। तो यानी कि 69 की गुणा अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो क्या 828 आता है, देखिए जरा, 9 दूना 18, 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा।
और ये 69 आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 8 और ये 12 और ये आपका 8 यानी कि ये 69 है कम 69 और ये आपकी 12 से करोगे तो 828 आएगा। यानी कि 12% क्या निकलेगा, विक्रय कर की दर निकलेगी और 12% आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या हो। कह रहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपये है जो अंकित मूल्य से 25% कम है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए साथियों कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 2250 रुपये है, यानी कि जो अंकित मूल्य से 25% कम है। यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता तो इस लेन देन में लाभ कितना होता है। यानी कि कुल मिलाकर ये 75% है, यानी कि 25% कम है, यानी कि 75% है क्या 2250। अब 100% की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो ये भी मैं आपको बता दूं। 100 से गुणा करवाइए, नीचे यहाँ पर 75 आ जाएगा। 25 तिया और 25 चक्कू आ जाएगा, 3 एक कम 3 सत्ते यानी कि ये 15 जीरो आ जाएगा। 75 चौक कितना हो जाएगा साथियों, 75 चौक ये आपका कितना हो जाएगा 300 और ये जीरो, यानी कि ये साथियों 100% की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ पर ये देखिए यानी कि ये आपकी 3000 निकल कर आई। ये बात आपकी क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों, क्या अगर हम लोग कह रहे हैं कि 15% की छूट दी जाती है, यानी कि इस पर 15% की छूट दी जाएगी, यानी कि 85% में बेचा जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 85 को उड़ा 3 से करा लीजिए, 5 या 15 ये 24 यानी 25, यानी कि 2550 हो जाएगी। 2550 यहाँ पर क्या ये आपके सामने आ जाएगा। अब लाभ आपको ज्ञात करना है कितना, आपको अब लाभ आपको यहाँ पर ज्ञात करना है 2550 में से 2250 को आपको घटाना है। कितना निकलेगा, ये आपका 300 निकलेगा और 300 गुणा 100 कर लीजिए और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 2250 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 दूनी ये आपका 10, ये 5 9 45 और ये आपका कितना आ जाएगा कि इसको अगर कट करते हैं ये 120/9 से आप कर लीजिए, 9 कम 9, 9 3 जाएगा, 9 3 27, 13 पॉइंट कितना आएगा, 13 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको देख लीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, एक सवाल एक और है, उसके बाद ये सेशन आपका एंड करते हैं। ठीक है। कह रहा कि 600 की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 850 रुपये, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका पी दे रखा है 600 रुपये, आपको समय दे रखा है 3 वर्ष और आपका मिश्र धन यानी कि ये आपका कितना 850 रुपये दे रखा। आपसे दर पूछी जा रही, दर का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 इंटू पी इंटू टी। यानी कि साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, इनका डिफरेंस कर लो, साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा। यानी कि 150 साधारण ब्याज हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा, पी यानी कि 600 है और ये आपका 3 आ जाएगा। 15 150 यानी कि ये आपका 150, 4 यहाँ पर आएगा, 4 से कट करोगे 25 आ जाएगा, यानी कि 25/3 ये आपका यहाँ पर वार्षिक दर हो जाएगी, 25/3 हो जाएगी। ठीक है। चलिए 25/3 ये कर लेते हैं, ये बात आपकी क्लियर होगी। चलिए ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, 25/3 हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए 25/3 यहाँ पर दे रखा, कुछ मिस्टेक यहाँ पर दे रखी है, देख लीजिए। अब यहाँ पर 600 और ये 850 का डिफरेंस 250 आएगा, 250 यहाँ पर लिखना चाहिए था, 250 गुणा 100, बच्चे नीचे पी कितना 600 और ये समय 3 वर्ष। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आपका इसे अगर बात करें 3 आ जाएगा और इसको कट करें तो 125 आ जाएगा। तो यानी कि अब आपको 125/9 की भाग देना है, 9 एकम 9 और ये आपका 9 एकम 9 हो जाएगा। चलिए अच्छा 125/9 यहाँ पर लिखा हुआ और यही हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन में दिया गया है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते तो इतना माथापच्ची नहीं करनी होती। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता, वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल साथियों कितना प्राप्त होता है, ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बता देना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कभी भी ऐसा सवाल आए तो 3 नंबर होंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। कहा जाए एक संख्या को इससे विभाजित किया जाए तो शेषफल इतना प्राप्त होता है, वही संख्या जब इतने से विभाजित की जाए तो शेषफल इतना प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो लास्ट वाला जो नंबर है इसको इससे भाग दे दो और जो शेषफल होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। भाग दीजिए, 31/13 यहाँ पर आ जाएगा, 13 कम 13, 13 दूना 26, शेषफल कितना हुआ 31 - 26 बोले 5 शेषफल प्राप्त हुआ। तो शेषफल आपका 5 प्राप्त हुआ और यही हमारा और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
तो ये साथियों सारे सब्जेक्ट के सारे विषय के आपने क्वेश्चंस देखें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। और उसके अलावा अगर आपसे बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, अगर आपने यहाँ पर देखा नहीं है सेशन को तो सारे के सारे सेशन आप लोग देख लेना। और मिलते हैं हम लोग शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।